हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और हम लोग पढ़ रहे थे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस। हम लोगों का टारगेट ये है कि एग्जाम से पहले हम लोग लगभग स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के 150-200 क्वेश्चन कर लें। 150-200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं या फिर कभी पहले पूछे गए हैं। ठीक है, तो 2 क्लासेज ऑलरेडी इसकी हो चुकी हैं और आज ये तीसरी क्लास है। तो अगर आप लोगों ने पिछली 2 क्लासेस को नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देखिए। यहाँ पर हम लोग वही सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, या तो ये पहले कभी न कभी एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर इनके पूछे जाने की संभावनाएं हैं। और ये स्टैटिक बैंकिंग से रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चंस जो है हम लोग स्टैटिक बैंकिंग से रिलेटेड कर रहे हैं। ठीक है, और थ्योरी वाला भी पार्ट इसका होता है, लेकिन थ्योरी वाला पार्ट पढ़ने का भी टाइम नहीं है। अभी अपने लोगों के पास में इतना टाइम है नहीं कि कंप्लीट थ्योरी स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की जाए। तो वो आप लोगों को वो भी प्रोवाइड कराई जाएगी इसी चैनल पर धीरे धीरे सिस्टमेटिकली। लेकिन अभी जो जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर करेंगे। आज तीसरी क्लास है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो भी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, इसका आंसर एक बार खुद से देने की कोशिश करिए। ठीक है, और जब वीडियो कंप्लीट हो जाए तो आप लोग बताइए कि आप लोगों ने कितने सही और कितने गलत क्वेश्चन किए। 25-25 क्वेश्चन का सेट हम लोग कर रहे हैं। सभी क्लासेस में हम लोग 25 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि आउट ऑफ 25 में से आप लोगों के कितने सही हुए। और आंसर तो मैं यहाँ पर बताऊंगा ही, तो आप लोगों को ये चेक भी कर पाएंगे आप लोग तुरंत का तुरंत ही कि आपका सही है या गलत। ठीक है, तो चलिए अब बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। क्वेश्चन सामने हमारे है, आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करिए और वीडियो लास्ट तक देखिए। लास्ट में आप लोगों को अपना स्कोर कमेंट जरूर करना है। ठीक, देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि व्हिच एक्ट वाज फ्रेम्ड स्पेशली टू डील विद नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA से निपटने के लिए किस अधिनियम को विशेष रूप से तैयार किया गया था। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सरफेसी एक्ट 2002 2002, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा सरफेसी एक्ट 2002। ठीक है ना, अभी इस एक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ेंगे। इस एक्ट के बारे में फिर कभी एक वीडियो वगैरह जब बनाया जाएगा तो वहाँ पर पढ़ेंगे। अभी बस ये क्वेश्चन जरूरी था, ये आप लोगों इसका आंसर याद रखिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बैंक लोन्स अप टू ए लिमिट ऑफ हाउ मच रुपीज़ पर बारोवर फॉर बिल्डिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर के तहत सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए बैंक प्रति उधारकर्ता कितने रुपए तक का ऋण देता है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर होगा 5 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 5 करोड़ रुपए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 5 करोड़ रुपए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। द बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय RBI विद इफेक्ट फ्रॉम। बैंकिंग लोकपाल योजना RBI द्वारा कब से लागू की गई, कब लागू की गई, इस क्वेश्चन में पूछा गया है और ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1995, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1995 इसका आंसर हो जाएगा। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के तहत बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम 1995 में लागू की गई थी। और करंटली बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम 2006, ठीक है ना, करंटली बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम 2006 ये ऑपरेशनल है। ठीक है, और क्या है ये बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम, थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड कस्टमर्स की जो भी कंप्लेंट्स होती हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए RBI द्वारा बैंकिंग ऑम्बुड्समैन का गठन किया गया था। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, RRBs यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स, शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सभी जो है इस स्कीम के अंडर आती हैं। फिलहाल इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1995 में RBI के द्वारा बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम जो है ये लागू की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे। अकॉर्डिंग टू बेसल 3, नाउ बैंक्स विल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड ए कैपिटल कंजर्वेशन बफर टू हाउ मच % ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स। बेसल 3 के अनुसार अब बैंकों को रिस्क वेटेड एसेट का कितना प्रतिशत एक कैपिटल कन्वर्जन बफर के रूप में रखने की आवश्यकता होगी। और ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। ठीक है, ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2.5%, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 2.5% जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कैपिटल कन्वर्जन बफर 2019 में पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था और यह रिस्क वेटेड एसेट का 2.5% होता है। ठीक है, अब ये इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था, इसका क्या काम है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बैंकों द्वारा एडिशनल यूजेबल कैपिटल को मेंटेन करने के लिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। थोड़ा सा और आसान करते हैं इसको, थोड़ा सा और आसान भाषा में समझते हैं इसको, कि बैंकों को बोला गया था कि आप लोगों को
टोटल RWAS का 2.5% कैपिटल सुरक्षित रखना होगा जिससे कि जब कभी बैंक में लॉस की या फिर ऐसी कोई कंडीशन आए जहां पर कैपिटल की प्रॉब्लम हो, तो उस कंडीशन में अगर आप लोग टोटल रिस्क वेटेज का 2.5% एडिशनल आप लोग कहीं एक सेफ जगह रखे रहेंगे तो आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी, ठीक ना। तो उस टाइम पर इस कैपिटल को यूज किया जा सके। जैसे हम लोग करते हैं कि अपनी हमारी जो सैलरी वगैरह होती है उसमें से कुछ अमाउंट निकाल कर रख देते हैं, बैंक में डाल देते हैं, या RD FD वगैरह कुछ ऐसे करते रहते हैं। उसी तरीके से बैंकों से भी बोला गया था कि आप लोगों को अपने टोटल RWAS का 2.5% जो है ये अलग से कहीं निकाल कर रखना है, ठीक। इसका आंसर जो होगा 2.5%। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट डज RNBC स्टैंड फॉर। RNBC का क्या मतलब है, ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रेसिडरी नॉन बैंकिंग कंपनीज, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और एब्रिविएशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा RNBC के बारे में भी जानते हैं, RNBC के भी बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो ये जो है NBFC का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो ये जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का ही एक कैटेगरी है। RNBC जो है ये NBFC की ही एक कैटेगरी है, ठीक है। और RNBC का प्रिंसिपल बिजनेस क्या होता है, तो RNBC का जो प्रिंसिपल बिजनेस है वो डिपॉजिट रिसीव करना होता है किसी भी स्कीम के तहत या फिर किसी और अरेंजमेंट के माध्यम से डिपॉजिट रिसीव करना RNBC का प्रिंसिपल बिजनेस होता है, ठीक है। RBI के इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही RNBCs को इन्वेस्टमेंट मेंटेन करना होता है और जो भी इन्वेस्टमेंट RNBC के द्वारा किया जाएगा वो अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट में ही किया जाएगा, ठीक है। अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट में ही RNBC के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए RNBCs जो होती हैं ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स की FD, ठीक है ना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इन सारी चीज़ों में ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। और RNBC द्वारा मिनिमम इंटरेस्ट रेट 5% का दिया जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग समझिए इसको ध्यान से। RNBC द्वारा मिनिमम इंटरेस्ट रेट एनुअली है, ठीक ना, ये एनुअल इंटरेस्ट रेट है। RNBC द्वारा मिनिमम इंटरेस्ट रेट जो दिया जाता है वो 5% का दिया जाता है। इससे कम इंटरेस्ट रेट नहीं दिया जा सकता, इससे कम इंटरेस्ट रेट नहीं कर सकते हैं RNBC। और अगर आप लोग डेली डिपॉजिट स्कीम के तहत में डिपॉजिट करते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति डेली डिपॉजिट स्कीम के तहत में इसमें डिपॉजिट करता है तो उसको 3.5% का, तो उसको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 3.5% का एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी एनुअल ही रहेगा, ठीक ना, वो भी एनुअल ही रहेगा। और RNBC जो होती हैं वो मिनिमम 12 मंथ और मैक्सिमम 84 मंथ्स के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं। मैं लिख रहा हूँ मिनिमम 12 मंथ्स और मैक्सिमम 84 मंथ्स, ठीक ना, मिनिमम 12 मंथ्स और मैक्सिमम 84 मंथ्स के लिए ही ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज NPA स्टैंड फॉर। NPA का क्या मतलब होता है। बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है ये, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, चीज़ें तो हमको पढ़नी पड़ेंगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा NPA का क्या मतलब हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इसका मतलब होता है। और कौन से ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर E है इसका, ठीक ना, ऑप्शन नंबर E में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E। थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में कि क्या होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, NPA क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो NPA एक प्रकार का एडवांस या लोन है जिसका प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट लास्ट 90 डेज, ये दिन आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जिसका प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट लास्ट 90 डेज से ओवर ड्यू हो, मतलब कि लास्ट 90 डेज में ना तो प्रिंसिपल अमाउंट जमा किया गया हो और ना ही इंटरेस्ट रेट ही जमा किया गया हो, तो ऐसे अमाउंट को हम लोग NPA बोलते हैं, ठीक ना, ऐसे अमाउंट को हम लोग NPA बोलते हैं। ये 90 डेज याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कई बार बनते हैं। और जो बैंक्स होती हैं वो NPA को 3 कैटेगरी में डिवाइड करती हैं, NPA को 3 कैटेगरी में बैंक्स डिवाइड करती हैं। कौन कौन से 3 कैटेगरी हैं उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। और ये डिवीज़न जो किया जाता है, क्यों किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है बैंक्स द्वारा, उसका क्या बेस है। तो जो NPA को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है वो उनके टाइम पर डिपेंड करता है कि कितने टाइम से लोन पे नहीं किया गया है। जितने टाइम से लोन नहीं पे किया गया होगा उसी के हिसाब से उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी हमारी क्या होती है, सब स्टैंडर्ड एसेट। पहली कैटेगरी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट, ये हमारी पहली कैटेगरी है, ठीक ना। क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो जिस पर
12 मंथ या इससे कम समय तक कोई लोन या इंटरेस्ट ना दिया गया हो। ऐसा एसेट जिस पर 12 महीने या फिर इससे कम समय तक कोई भी लोन, प्रिंसिपल अमाउंट या फिर इंटरेस्ट ना दिया गया हो, वो जो है सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आते हैं। दूसरा क्या होता है? डाउटफुल एसेट। दूसरा होता है डाउटफुल एसेट, ठीक है ना। तो डाउटफुल एसेट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो अगर कोई लोन 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में ही रहता है तो उसे डाउटफुल एसेट बोलते हैं। अगर कोई लोन 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में ही रहता है तो उसे हम लोग डाउटफुल एसेट बोलते हैं। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है लॉस एसेट। तीसरा होता है लॉस एसेट्स। ये क्या होता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो जब बैंक द्वारा या फिर इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर के द्वारा या फिर आरबीआई इंस्पेक्शन के दौरान किसी भी लोन को लॉस अनाउंस कर दिया जाए, बता दिया जाए कि ये लोन अब घाटे का हो गया है, तो इसे हम लोग लॉस एसेट बोलते हैं, ठीक ना। ऐसे एसेट को अनकलेक्टेबल कंसीडर किया जाता है। ऐसे एसेट्स को अनकलेक्टेबल कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब कि जो ऐसे लॉस एसेट होते हैं इनको दोबारा कलेक्ट नहीं किया जा सकता, तो इनको लॉस एसेट अनाउंस कर दिया जाता है। तो टोटल एनपीए क्या होता है? एनपीए कितने प्रकार के होते हैं आप लोगों को काफ़ी डिटेल में यहाँ पर बता दिया गया है। 90 डेज़ की लिमिट होती है, इसके बाद में कोई भी अमाउंट जो होता है वो एनपीए घोषित कर दिया जाता है। बैंकें जो होती हैं एनपीए को 3 कैटेगरी में डिवाइड करती हैं। पहली कैटेगरी होती है सब स्टैंडर्ड एसेट, दूसरी होती है डाउटफुल एसेट, तीसरी होती है लॉस एसेट, ठीक है ना। तो ये इनका टाइम ड्यूरेशन क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी गई। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा इसको। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करना होगा तो यहाँ से बना सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इन विच ईयर द आरबीआई एक्ट 1934 वॉज अमेंडेड टू प्रोवाइड ए स्टैट्यूटरी बेसिस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग एफआईटी फ्रेमवर्क। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग एफआईटी फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए एक वैधानिक आधार प्रदान करने के लिए किस वर्ष आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन किया गया था? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और उसका जो आंसर होगा मई 2016, ऑप्शन नंबर डी। मई 2016, मई 2016, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, द काउंटर क्लिनिकल बफर हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड विद द ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इन गुड टाइम्स एंड डिक्रीज द सेम इन बैड टाइम्स। द रेंज ऑफ द बफर इज। अच्छे समय में पूंजी की आवश्यकताओं को बढ़ाने और बुरे समय में कमी लाने के उद्देश्य से काउंटर साइक्लिकल बफर को पेश किया गया था। और इस बफर की रेंज क्या है इसमें पूछा गया, ठीक ना। काउंटर साइक्लिकल बफर की इसकी रेंज क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 0% से 0.25% तक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 0% से 0.25% ऑफ RWA, यानी कि रिस्क वेटेड एसेट, ठीक ना। इसका 0% से लेकर 2.5% तक इसका आंसर हो जाएगा। और काउंटर साइक्लिकल बफर ये बेसल 3 का एक की एलिमेंट है, ठीक ना। ये बेसल 3 का एक की एलिमेंट है। अभी सिर्फ हम लोग क्वेश्चन आंसर ही करेंगे यहाँ पर, बाकी डिटेल में इसके बारे में आगे जब कभी वीडियो बनाएंगे जहाँ पर बेसल 3 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर बाकी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी। फिलहाल अभी के लिए आप लोग इस क्वेश्चन आंसर को पढ़ते चलिए। और इसका जो आंसर हो जाएगा 0% टू 2.5% ऑफ RWA। नेक्स्ट देखेंगे, ए टर्म लोन इज सेट टू NPA व्हेन इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ द प्रिंसिपल रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन हाउ मेनी डेज। मूलधन पर ब्याज या किस्त कितने दिनों से अधिक समय तक नहीं देने पर किसी टर्म लोन को NPA कहा जाता है। अभी जब NPA के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे तो आप लोगों को मैंने बताया था कि ये डेज वाला चीज़ें याद रखना। आप लोगों को यहाँ बताया था कि 90 डेज होगा, वो बार बार मैंने आप लोगों से बताया था और इसीलिए बताया था कि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 90 डेज, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 90 डेज हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा इसको। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 90 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर वाज फॉर्मुलाइज्ड इन 1972 बाई, ठीक ना। प्राथमिकता क्षेत्र की अवधारणा को 1972 में किसके द्वारा औपचारिक रूप दिया गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा और इसका जो आंसर होगा इनफॉर्मल स्टडी ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड इन मई 1971, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा इनफॉर्मल स्टडी ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड इन मई 1971, ठीक ना। और आप लोगों को इसका आंसर याद रहे इसीलिए इसके पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि जिससे आप लोगों को इसका आंसर याद रहे, ठीक ना। ट्रेडिशनली जो बैंकिंग होती थी उसमें प्रायोरिटी सेक्टर को लोन नहीं दिया जाता था। जब पहले बहुत टाइम पहले जब बैंकिंग स्टार्टिंग में स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पर प्रायोरिटी सेक्टर को लोन नहीं दिया जाता था। कॉमर्शियल बैंकें जो होती थी वो ट्रेड और इंडस्ट्री को सिक्योरिटी ओरिएंटेड लोन ही देती थी, जो कि बिग इंडस्ट्रीज हाउस
जो कि बिग इंडस्ट्रियल हाउस और ट्रेडर्स होते थे, उन्हें ही लोन मिलता था, ठीक है ना, और वही लोग इस लोन को यूज़ करते थे। लेकिन जुलाई 1968 लेकिन जुलाई 1968 जुलाई 1968 में हुई नेशनल क्रेडिट काउंसिल की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए कॉमर्शियल बैंकों को प्रायोरिटी सेक्टर में भी लोन पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना होगा। बैंकों को प्रायोरिटी सेक्टर में भी लोन देना होगा, ठीक है ना। तो अब आप लोगों के दिमाग में ये बार बार आ रहा होगा कि प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है, क्या है ये प्रायोरिटी सेक्टर, ठीक है ना। तो प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एग्रीकल्चर हो गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गई, ये सब जो होती हैं ये प्रायोरिटी सेक्टर में आती हैं, ठीक है ना। तो प्रायोरिटी सेक्टर का जो कंप्लीट खाका था वो इनफॉर्मल स्टडी ग्रुप के स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 1972 में फॉर्मलाइज्ड किया गया था। और ये जो इनफॉर्मल स्टडी ग्रुप था ये मई 1971 में क्रिएट किया गया था। मई 1971 में इनफॉर्मल स्टडी ग्रुप क्रिएट किया गया था और इसी के रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है ना, इसी के स्टैटिस्टिक के अनुसार 1972 में इसको फॉर्मलाइज्ड किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनफॉर्मल स्टडी ग्रुप, ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, DRT has been constituted under Section 3 of the Recovery of Debts Due to Bank and Financial Institution Act 1993। DRT stands for, DRT का गठन रिकवरी ऑफ डेब्ट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 के सेक्शन 3 के तहत किया गया था, ठीक है ना। DRT का मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन भी दी गई है कि DRT का गठन कौन से एक्ट के तहत किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता था। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 के सेक्शन 3 के तहत में DRT का गठन किया गया था, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का एक मतलब ये भी निकलता है, इसको एक दूसरे तरीके से इस तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता है। और अब यहाँ पर पूछा गया है कि DRT का मतलब क्या होगा, तो DRT का मतलब हो जाएगा डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ऑप्शन नंबर ए डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल इसका आंसर हो जाएगा। अब ज़्यादा डिटेल में भी यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, सीधे MCQ के फॉर्म में चीज़ों को करते चलेंगे। आगे जब वीडियो वगैरह बनाया जाएगा, जब थ्योरी वाला पार्ट पढ़ेंगे स्टैटिक बैंकिंग के रिलेटेड, तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी देखेंगे अगला क्वेश्चन, The highest form of the loss absorbing capital under Basel III is known as, Basel III के तहत हानि अवशोषित पूंजी का उच्चतम रूप किसके रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, हिंदी कॉम्प्लिकेटेड लगे तो इंग्लिश आप लोग रेफर करिएगा। और इसका जो आंसर होगा मिनिमम कॉमन इक्विटी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, मिनिमम कॉमन इक्विटी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और अब इसे 2% से बढ़ाकर 4.5% कर दिया गया है, 4.5% कर दिया गया है। टोटल रिस्क वेटेड एसेट का 2% से बढ़ाकर 4.5% इसे कर दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच डिनोमिनेशन नोट वाज द फर्स्ट पेपर करेंसी इश्यूड बाय RBI इन जनवरी 1938। जनवरी 1938 में RBI द्वारा जारी की गई पहली पेपर करेंसी कौन सी थी। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा 5 रुपीज़। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये बी, ऑप्शन नंबर बी 5 रुपीज़ जिसका आंसर हो जाएगा। जनवरी 1938 में RBI द्वारा जारी की गई पहली पेपर करेंसी 5 रुपये की नोट थी। नेक्स्ट देखेंगे, एन अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज इफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन्स कॉन्टिन्यूसली इन एक्सेस ऑफ द सैंक्शन लिमिट फॉर 90 डेज। एक खाते को किसके रूप में माना जाना चाहिए अगर बकाया राशि 90 दिनों से अधिक समय तक स्वीकृत सीमा से अधिक लगातार बनी रहे तो। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा आउट ऑफ ऑर्डर, ऑप्शन नंबर डी आउट ऑफ ऑर्डर इसका आंसर हो जाएगा। और ये कैश क्रेडिट और OD अकाउंट से रिलेटेड है ना, ये कैश क्रेडिट और OD अकाउंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखेंगे, फॉर फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया द ओवरऑल टारगेट फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इज। भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों के लिए प्रायोरिटी सेक्टर में ऋण देने का समग्र लक्ष्य कितना है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और 40% इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, 40% इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो इंडिया में फॉरेन बैंक ऑपरेटिंग है, जो इंडिया में फॉरेन बैंक काम कर रही हैं, उनके लिए प्रायोरिटी सेक्टर में टोटल 40% का लेंडिंग लोन देने का प्रावधान है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, कंजम्पशन लोन अंडर प्रायोरिटी सेक्टर कैन बी ग्रांटेड टू। प्रायोरिटी सेक्टर के तहत कंजम्पशन लोन किसको दिया जा सकता है। रूरल आर्टिसियन, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स,
लैंडलेस लेबरर, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ए सब स्टैंडर्ड एसेट इज वन व्हिच हैज रिमेन्ड एनपीए फॉर ए पीरियड लेस देन और इक्वल टू हाउ मेनी मंथ्स। स्टैंडर्ड एसेट वह है जो कितने समय से कम या उसके बराबर की अवधि के लिए एनपीए बना रहता है। ठीक है, तो जब अभी एनपीए वाला पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आप लोगों को इसके बारे में बताया गया था कि एनपीए कितने टाइप के होते हैं। तो जब एनपीए का टाइप आप लोगों को बताया गया था तो वहाँ पर इसके बारे में बताया गया था। इसका फिलहाल जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12 मंथ। ऑप्शन नंबर बी 12 मंथ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एनपीए वाला जो पार्ट था अगर आप लोगों ने ध्यान से नहीं देखा तो आप लोग जाकर देखिए, वहाँ पर एनपीए के जो 3 टाइप बताए गए थे उसमें इसको बताया गया था और वहाँ पर ये बताया गया था कि इसकी जो टाइम लिमिट होगी 12 मंथ हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, नेम दी ओनली गवर्नर हु नेवर साइंड ऑन करेंसी। उस एकमात्र गवर्नर का नाम बताइए जिसने मुद्रा पर कभी हस्ताक्षर नहीं किया। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 बार ये पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, द रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फिनेंस फॉर ईच ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया इज पब्लिश्ड बाय। भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। हेडक्वार्टर करंट में कौन इसका गवर्नर है और डिप्टी गवर्नर कौन है इसका इस समय आरबीआई में, ये आप लोगों को कमेंट करना है। और आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में टोटल कितने मेंबर होते हैं ये भी आप लोग कमेंट कर बताइए इसके साथ साथ में। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेवरेज रेशियो इज बेस्ट डिफाइंड एज। लेवरेज रेशियो किसके रूप में सर्वोत्तम परिभाषित है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर हो जाएगा रिलेटिव अमाउंट टू कैपिटल टू टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग रिस्क वेटेड। ठीक है ना, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिलेटिव अमाउंट ऑफ कैपिटल टू टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग रिस्क वेटेज। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और बाकी डिटेल और ये जो बाकी डेफिनेशन है इसकी लेवरेज रेशियो वगैरह की, ये जब मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह पढ़ेंगे, जब बैंकिंग वगैरह आरबीआई वगैरह जब थ्योरी वाला पार्ट मतलब जब हम लोग कंप्लीट करेंगे तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों को और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी देखेंगे अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द 3 पिलर ऑफ द बेसल 3। निम्नलिखित में से कौन बेसल 3 के 3 स्तंभों का गठन करता है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। ठीक है ना, इसमें पूछा गया है कि जो बेसल 3 के 3 पिलर हैं वो उसका गठन किसके द्वारा होता है निम्नलिखित में से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड। ठीक है ना, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये बी, ऑप्शन नंबर बी, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी थ्योरी बेसल में पढ़ेंगे, जब बेसल वाला वीडियो को बनाया जाएगा तो उसमें सारी चीज़ें आप लोगों को प्रॉपर डिटेल में बताई जाएंगी। अभी हम लोग केवल इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, आईबीए स्टैंड्स फॉर। आईबीए का क्या मतलब है। ठीक है ना, इसमें पूछा गया है कि आईबीए का क्या मतलब है, ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। इसका मतलब हो जाएगा इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। ठीक है ना, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना हम लोगों को। आईबीए एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन पढ़ना पड़ेगा, चीज़ें रिवाइज भी होती चल रही हैं। तो आईबीए के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। 26 सितंबर, ठीक है, 26 सितंबर 1946 को 22 मेंबर, टोटल 22 मेंबर्स के साथ में इसका गठन हुआ था। और करंट सीईओ की अगर हम लोग बात करें आईबीए की, आईबीए के करंट सीईओ की अगर हम लोग बात करें तो सुनील मेहता जी जो है इसके करंट में सीईओ हैं। इसके हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है ना, और भी बहुत कुछ पढ़ना है इसमें, प्रॉपर एक अच्छा टॉपिक है ये जिसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन अभी नहीं। अभी हम लोग केवल जरूरी चीज़ें पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। थ्योरी वाला पार्ट जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईपीडीआईज। आईपीडीआईज का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व इनोवेटिव परपेचुअल्स डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये बेसल 3 से रिलेटेड है, बेसल 3 से रिलेटेड है। तो जब बेसल 3 डिटेल में पढ़ेंगे थ्योरी में तब बाकी चीज़ें वहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, एन एसेट इज क्लासिफाइड एज डाउटफुल एसेट इफ इट हैज़ रिमेन्ड इन दिस सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर ए पीरियड ऑफ। एक एसेट को डाउटफुल एसेट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वह कितने समय की अवधि के लिए सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में बना रहे तो। ठीक है ना, और ये एनपीए से रिलेटेड क्वेश्चन है, एनपीए से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब एनपीए पढ़े थे तो वहाँ पर काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बताया गया था। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा 12 मंथ, ऑप्शन नंबर बी। 12 मंथ ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर 12 मंथ ऑप्शन नंबर बी।
अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स रूरल क्रेडिट प्लान्स ऑन एन एनुअल बेसिस फॉर ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया विच इन टर्न फॉर्म द बेस ऑफ द एनुअल क्रेडिट प्लान्स ऑफ ऑल रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के सभी जिलों के लिए एक वार्षिक आधार पर ग्रामीण क्रेडिट योजना तैयार करता है, जो सभी ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं की वार्षिक क्रेडिट योजनाओं का आधार बनता है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा नाबार्ड, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी नाबार्ड इसका आंसर हो जाएगा। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नाबार्ड के नए चेयरमैन कौन है, ठीक है ना, ये आप लोगों को कमेंट कर बताना है, ये आप लोगों को कमेंट कर बताना है। और सिर्फ नाबार्ड ही नहीं, यहाँ पर SBI, RBI और सिडबी की भी बात हुई है, तो इन सभी का हेडक्वार्टर और इनके चेयरमैन या MD या CEO जो कुछ भी होते हैं वो आप लोग कमेंट कर बताइए, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन, अगले 25 क्वेश्चन डिस्कस किए स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड, ठीक है ना। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए लगातार हम लोग क्लासेस कर रहे हैं और टारगेट यही है कि RRB एग्जाम से पहले हम लोग लगभग 10-12 सेट कर लें। एक वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो 200 से 250 क्वेश्चन हमारा टारगेट है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनको हम लोग यहाँ पर कर लें। इसके पीछे की कंप्लीट थ्योरी है, कंप्लीट थ्योरी अभी नहीं पढ़ सकते, इसीलिए थ्योरी को अवॉइड किया जा रहा है, लेकिन थ्योरी आप लोगों को इसी चैनल पर सिस्टमेटिकली धीरे धीरे पढ़ाई जाती रहेगी। अभी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी चीज़ें हैं वही हम लोग यहाँ पर करते हैं, ठीक है। आज तीसरा पार्ट था, आज तीसरी क्लास थी। पिछली दोनों क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको जाकर देखिए, वीडियो बना हुआ है, नहीं तो फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। आने वाले 1-2 दिन के अंदर एक प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी जहाँ पर आपको सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली मिलेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।